चैप्टर 108। उसके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ड्रैगन दूत में से एक था, जो ड्रैगन हॉल के लिए नवरंग प्रांत में डार्क ड्रैगन गार्ड का प्रभारी व्यक्ति था। वह विशेष रूप से नवरंग प्रांत में प्यादों से संपर्क करने के लिए भेजा गया था। विशाल कुमार को हमेशा से पता था कि यह ड्रैगन दूत जेल में है, इसलिए वह मरने के बारे में चिंतित नहीं था। उसे हमेशा विश्वास था कि ड्रैगन हॉल उसे बचा लेगा। विशाल कुमार ने एल्डर डोंग और अन्य लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैं तुमसे अलग हूँ, ड्रैगन हॉल मुझे बचाने जरूर आएगा। हालांकि उनकी मुस्कान 3 सेकंड से भी कम समय तक टिकी रही। ड्रैगन दूत के नाम से प्रसिद्ध गंजे कैदी ने अपने कंबल के नीचे से सुई और धागे जितनी पतली एक पारदर्शी डोरी और एक छोटा चाकू निकाला। उसका चेहरा ठंडा और अगम्य था। ड्रैगन दूत ने कंबल को जमीन पर फेंक दिया, एक हाथ में पतली डोरी और दूसरे हाथ में ब्लेड पकड़े हुए। उसकी आंखें बर्फीली थीं जब उसने कहा, तुम ड्रैगन हॉल के बचाव के लायक नहीं हो। ड्रैगन राजा ने निर्देश दिया है कि आपके पाप बहुत गंभीर हैं। युवा लड़कियों का बलात्कार और हत्या और गरीब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दान का गबन, इन मामलों ने पूरे ड्रैगन हॉल को शर्मसार कर दिया है। ड्रैगन किंग लौटने वाला है और बहुत कुछ दांव पर लगा है। तुमने उस पर कुछ धूल डाल दी है। ड्रैगन हॉल की प्रतिष्ठा की खातिर तुम्हें शानदार तरीके से बाहर निकलना चाहिए। ये बेहतर होगा कि आप स्वयं ही यह काम कर लें। मुझे मजबूर न करें, वरना आपकी मौत बहुत दर्दनाक और अप्रिय होगी। उसकी आवाज़ सिहरन पैदा करने वाली थी। 1.7 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं, गंजा आदमी अब आत्मा काटने वाली जंजीर से जकड़े किसी भूत जैसा लग रहा था, अतुलनीय रूप से भयावह। उसके आगमन के साथ कोठरी और अधिक अंधेरी होती जा रही थी तथा हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड ने उन्हें घेर लिया था। विशाल कुमार का पूरा शरीर कांप उठा। वह चाकू और डोरी को घूरता रहा। उसका दिमाग खाली था, यकीन ही नहीं हो रहा था। जैसा ड्राइवर ने कहा था, ड्रैगन हॉल ने उसे छोड़ दिया था। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जब मैं ड्रैगन हॉल में शामिल हुआ था तो आपने ऐसा नहीं कहा था। विशाल कुमार ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए घबराहट में एक कोने में सिमट गया। हालांकि ड्रैगन दूत उस पर शब्दों का कोई भी प्रयोग करने से बाज नहीं आया। उसके दाहिने हाथ में तलवार चमक उठी और इससे पहले कि कोई उसे हिलते हुए देख पाता, सुनजेंग की गर्दन पर खून की एक लकीर उभर आई। फिर एल्डर डोंग और एल्डर कांग, जो गुप्त रूप से देख रहे थे, भयभीत हो गए। विशाल कुमार का सिर उसके शरीर से जमीन पर गिर गया और लुढ़क कर उनके बिस्तर के पास आ गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान ड्रैगन दूत हिला तक नहीं और विशाल कुमार का सिर बस गिर गया। अंधेरे और उदास जेल की कोठरी में माहौल भयावह था। इससे वे दोनों बुरी तरह डर गए। जेल में एक जीवित व्यक्ति विशाल कुमार को मारे जाते हुए देखना तथा दमनकारी वातावरण को देखते हुए दोनों तुरंत ही गीले हो गए। विशाल कुमार ने अभी अभी विश्वास के साथ घोषणा की थी कि ड्रैगन हॉल उसे बचाएगा। फिर भी कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस भारी अंतर ने उन दोनों को तोड़कर रख दिया। ड्रैगन हॉल बहुत निर्दयी है, वे अपने ही लोगों को मार देते हैं। एल्डर डोन कांपते हुए एक तरफ सिमट गए। एल्डर कान हकला रहे थे, बोलने में असमर्थ थे, पूरी तरह से भयभीत थे। विशाल कुमार का सिर उसके बिस्तर के ठीक नीचे था और उसने देखने की भी हिम्मत नहीं की। इस समय ड्रैगन दूत ने मुड़कर दोनों को देखा और शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप भी ड्रैगन हॉल में शामिल होना चाहते हैं। मैं आपको यह अवसर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं पता, एल्डर डोन ने डरते हुए कहा। उसका मामला मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा। एल्डर कांग ने भी चोंच मारते मुर्गे की तरह सिर हिलाया। अब दोनों को सबसे ज्यादा अफसोस रेयांश मेहता को उकसाने का था। यदि रेयांश मेहता ने उनकी पृष्ठभूमि उजागर नहीं की होती तो वे जेल नहीं जाते और उन्हें इस भूत जैसे ड्रैगन दूत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब पछताना बेकार था। उसके साथ एक शानदार विदाई बनाओ। ड्रैगन दूत को उनकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। उसकी हथेली में तलवार चमकी और दोनों के सिर गर्दन से अलग हो गए। खून की धारा बहने लगी। चीखने का भी मौका दिए बिना वे ठंडे कठोर जेल के बिस्तर पर मर गए। दो प्रमुख परिवारों के मुखिया, जो कभी मुंबई में प्रसिद्ध थे और मेहता परिवार के बराबर थे, की जेल में मृत्यु हो गई, जो वास्तव में एक दुखद अंत था। जेल जल्दी ही खून की गंध से भर गई। अंततः जेल के अंदर ड्रैगन दूत के अलावा केवल एक ही व्यक्ति बचा। ये ड्रैगन दूत, जो एक हटे कट्टे ग्रामीण व्यक्ति जैसा दिखता था, उस व्यक्ति की ओर देखा जो अब तक चुप था। फिर उसने पतली डोरी फेंक दी। चलो चलें, ड्रैगन दूत ने भावनाहीनता से कहा। इस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से ड्रैगन हॉल का एक मास्टर भी। विशाल कुमार ने कभी नहीं सोचा था कि जेल में बंद अन्य मूक कैदी भी उसी बल से था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब पहले से ही सोच समझकर किया गया हो। इस व्यक्ति ने सुई और धागे की तरह एक पतली पारदर्शी प्लास्टिक की डोरी का उपयोग करके जेल के लोहे के गेट को आसानी से खोल दिया। उसके हाथ में जो छोटी सी डोरी थी वह जीवित हो गई और आसानी से कैमरों को नष्ट करने लगी। फिर दोनों जेल के गलियारे से नीचे की ओर चले गए। एक जेल प्रहरी को हलचल महसूस हुई और वह अभी बाहर निकला ही था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द हुआ और वह बिना किसी को देखे ही गिर पड़ा। ड्रैगन हॉल जैसे मार्शल आर्ट के उस्तादों के लिए जेलें उन्हें रोक नहीं पाती थीं। वे पहले से ही पारलौकिक थे और कांटेदार तारों और बिजली के जालों से भरी बाड़ों को भी वे आसानी से फांद कर भाग सकते थे। इसके अलावा यदि जेल प्रहरी उन्हें ढूंढना भी चाहें तो यह मुश्किल होगा, क्योंकि जेल से निकलते ही दोनों ने अपने बेहद असली जैसे दिखने वाले मुखौटे उतार फेंके। उनके पहले के चेहरे नकली थे और उनकी पहचान भी नकली थी। ... जेल से खबर परत दर परत सामने आई, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। लेकिन अंत में अधिकारी ने इसे दबा दिया, जिससे खबर फैलने से रुक गई।
हालांकि नवरंग प्रांत में कुछ ताकतें जो इस मामले के बारे में अधिक चिंतित थीं, उन्होंने अभी भी अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से समाचार प्राप्त किया, जैसे कि जुओ शानहू और अन्य शहरों के प्रमुख परिवार। बाहर जनता अभी भी उग्र रूप से निंदा कर रही थी, जिससे भारी हंगामा हो रहा था, लेकिन अपराधी पहले ही जेल में मर चुके थे। खैर, देर सवेर सुनजेन को फांसी दी जानी थी और एल्डर कांग और एल्डर डोंग की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अधिकारी उनकी मौत की खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस जल्दी से शवों का अंतिम संस्कार करवा देते थे और बस। मुश्किल ये थी कि किसी ने जेल में खुलेआम हत्या कर दी और भाग निकला, और अब उसे ढूंढा नहीं जा सकता था, जिससे उसका हिसाब देना असंभव हो गया। ये निस्संदेह अधिकारी के चेहरे पर एक स्पष्ट थप्पड़ था, जो जेल को महज दिखावा मानते थे। जल्द ही अधिकारी ने सैन्य विशेषज्ञों को गहन जांच के लिए भेजा। अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचे और पता चला कि यह कदम किसने उठाया, लेकिन उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। सभी पक्ष विचार विमर्श कर रहे थे। हालांकि ड्रैगन हॉल वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली शक्ति थी, फिर भी यह राष्ट्रीय मशीन की तुलना में महत्वहीन थी, जो पूर्व की भूमि पर एक विशालकाय मशीन की तरह खड़ी थी। ये केवल इस बात का मामला था कि यदि वे उसके साथ व्यवहार करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिणाम होंगे। ड्रैगन किंग के पास अब चीनी नागरिकता नहीं थी और वह लाइट हाउस कंट्री पासपोर्ट के साथ चीन लौट आया। इसके अलावा उसने कई छोटे देशों में, जैसे अफ्रीका में, महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में 10,000 लोगों की एक जनजाति का सरदार बन गया। हालांकि ये केवल नामात्र के पद थे, लेकिन अगर उन्हें वास्तव में लागू करना था तो अधिकारी को इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। मुंबई चेन फैमिली कोर्टयार्ड। जब से रेयांश मेहता ने यहाँ फेंगशुई में सुधार किया है, तब से यह जीवंत हो गया है। आंगन के पेड़ हरे भरे थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं और तितलियां नाच रही थीं। चेन परिवार के कई छोटे पोते पोतियों को यह बड़ा आंगन बहुत पसंद था और वे अक्सर एल्डर चेन के साथ खेलने आते थे। एल्डर चेन अब अर्ध सेवानिवृत्त अवस्था में थे और अपना दिन पक्षी दर्शन, मछली पकड़ने और जीवन का आनंद लेने में बिताते थे। ये जानने पर कि रेयांश मेहता अश्विन परमार के पीछे का बॉस था, उसने अपनी उम्र पर विलाप करते हुए अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे पारिवारिक व्यवसाय को युवा पीढ़ी को सौंप दिया। और हाल ही में उन्होंने युवा पीढ़ी को जो सिखाया वह यह था कि उन्हें चेतावनी दी जाए कि किसी भी परिस्थिति में रेयांश मेहता के साथ संघर्ष न करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। रेयांश मेहता फेंगशुई में पारंगत थे और स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्तियों के साथ चलने के गहन सिद्धांत को समझते थे। उनका धैर्य और आक्रामकता एक दूसरे के पूरक थे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। एल्डर चेन जानते थे कि उनके वंशज उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। एल्डर चेन को लगा कि उनकी समझ बहुत अनोखी थी और लोगों के बारे में उनका निर्णय बहुत सटीक था। ये निश्चित रूप से इस डर से नहीं था कि रेयांश मेहता अपने परिवार के फेंगशुई को गुप्त रूप से बदल देगा, जिससे आपदा आ जाएगी, जिससे वह डर गया था। कम से कम उनका तो यही मानना था। इसके बाद विशाल कुमार की घटना ने उसकी चतुराई की पुष्टि की और वह मन ही मन खुश हुआ कि उसने एल्डर डोंग और अन्य दो के साथ मिलकर कोई परेशानी पैदा नहीं की। अन्यथा अब तक उनका चेन परिवार भी ध्वस्त हो गया होता। जैसे ही एल्डर चेन आराम से आनंद ले रहे थे, एक पेशेवर प्रबंधक जैसा व्यक्ति अंदर आया, उनके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर चला गया। एल्डर चेन का शांत स्वभाव गायब हो गया और वह लगभग डर के मारे मर गए। एल्डर डोंग, एल्डर कांग जेल में मर गए, उनके सिर काट दिए गए। अच्छा हुआ कि मैं इसमें शामिल नहीं हुआ। मैं लगभग गलत कदम उठाने ही वाला था। ये कौन था? कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, ये रेयांश मेहता से संबंधित होना चाहिए। ये व्यक्ति भयानक है। पुणे सिटी, राणा परिवार। जब से श्रेया राणा परिवार की मुखिया बनी, वह राणा परिवार से बाहर चली गईं और अपने विला में रहने लगीं। वह राणा परिवार में बहुत कम बार लौटी। आजकल वह शायद ही कभी राणा परिवार के पास लौटती थी, क्योंकि उसे कुछ काम निपटाना होता था। उसके बगल में एक मार्शल आर्ट मास्टर था जो चुस्त सूट पहने हुए था, और वह कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ शिष्य भाई था। जब से रेयांश मेहता यू शहर में आया और श्रेया राणा के साथ संबंध स्थापित किया, राजपूत परिवार और राणा परिवार ने एक गठबंधन बनाया, कई व्यापारिक चैनल साझा किए। इसने ड्रैगन हॉल से अलग होने के बाद राणा परिवार को पतन से बचाया। आज श्रेया राणा ने व्योम राजपूत से वरिष्ठ शिष्य भाई को उधार लेने की मांग की थी, जिसका कारण किला बचाना था। क्योंकि पुणे प्रांत में तैनात ड्रैगन हॉल के प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से राणा परिवार के पास आए थे। पुणे सिटी से ड्रैगन दूत बुरी नीयत से आया था और श्रेया राणा परेशानी के बारे में चिंतित होकर वापस भाग गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, श्रेया राणा ने अपना फोन पकड़ लिया। वह अभी भी तल्लीन थी, उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। मेरे छोटे दोस्त, तुम मुझे और अधिक आश्चर्य दे रहे हो। पहले आपने मोहन रजिया को गिराया, फिर अशोक वर्मा को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, और अब आपने सुन जेंग को पद से हटा दिया है। फिर भी ड्रैगन हॉल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे, मुझे उम्मीद है कि यह ऐसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारी खबरों पर नजर रखूंगा। फोन पर रेयांश मेहता द्वारा सुनजेन के अतीत को उजागर करने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट थी। इसमें रेयांश मेहता की एक बैठक कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तस्वीर दिखाई गई। श्रेया राणा ने चुपचाप उस खूबसूरत फोटो को अपने एल्बम में सहेज लिया, और जब भी उसे रेयांश मेहता की याद आएगी, वह उसे खोलकर देखेगी। अपना फोन दूर रखते ही उसका सौम्य चेहरा तुरंत एक अलग भाव में बदल गया, जो बर्फ की तरह ठंडा था। राणा परिवार का मुख्य द्वार खुला था और आसपास के गार्ड और नौकरों ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह सीधे वरिष्ठ शिष्य भाई के साथ अंदर चली गईं और चीनी शैली के स्वागत कक्ष में पहुंची। हॉल के अंदर राणा परिवार के दर्जनों सदस्य, युवा और वृद्ध, दोनों तरफ सिर झुकाए खड़े थे, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर विनम्रता थी।
श्रेया राणा के माता पिता भी वहीं खड़े थे, बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, सभी नौकरों की तरह खड़े थे। श्रेया राणा निश्चित रूप से यह नहीं सोचेगी कि उसके वापस लौटने के कारण उसके परिवार के सदस्य उससे इतना डरते थे कि वे उसके पास बैठने की भी हिम्मत नहीं करते थे। बचपन से लेकर वयस्क होने तक, यहाँ तक कि परिवार की मुखिया बनने के बाद भी उसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं मिला। राणा परिवार के सदस्य इस तरह थे क्योंकि मुख्य हॉल के केंद्र में राणा परिवार के मालिक का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिकारी की टोपी वाली कुर्सी पर एक साफ सुथरा छोटा बाल वाला युवक आराम से चाय पी रहा था। ये युवक ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। वह राणा परिवार का सदस्य नहीं था, फिर भी उसने राणा परिवार के स्वामी की तरह व्यवहार किया, कोई विनम्रता नहीं दिखाई तथा उस स्थान को अपने घर जैसा माना। और यह व्यक्ति मोहनलाल था, जो पुणे प्रांत में ड्रैगन हॉल का प्रमुख था। यह मोहनलाल ही थे जिन्होंने श्रेया राणा को ड्रैगन हॉल में शामिल होने के लिए भर्ती किया था। बहुत दिन हो गए, अब तो और भी खूबसूरत हो गई हो, मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ और जल्दी से बैठ जाओ। दोनों तरफ के भयभीत और विनम्र राणा परिवार के सदस्यों ने भी अपनी निगाहें श्रेया राणा की ओर घुमाई। श्रेया राणा ने भावशून्यता से कहा, आपको मेरी सीट पर बैठने की अनुमति किसने दी? मोहनलाल का हाथ चाय का कप पकड़े हुए रुक गया, फिर वह फिर से मुस्कुराया और कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारा क्या ये ड्रैगन हॉल का नहीं है? आपका परिवार, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है, सभी ड्रैगन हॉल के हो जाते हैं उसी क्षण जब आप इसमें शामिल होते हैं। मैं जिस सीट पर बैठा हूं वह ड्रैगन हॉल की सीट है और मैं पुणे प्रांत में डाक ड्रैगन गार्ड का ड्रैगन दूत हूं। इस पूरे पुणे प्रांत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं न बैठ सकूं। उनका स्वर शांत था, मानो कोई मामूली बात कह रहे हों। मोहनलाल का हाव भाव शांत मगर उग्र था और ऐसा करने की उनमें क्षमता भी थी। श्रेया राणा ने गहरी आवाज में कहा, मैं पहले ही ड्रैगन हॉल छोड़ चुका हूं और अब ड्रैगन हॉल का सदस्य नहीं हूं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, खुद नीचे उतर जाओ, अन्यथा मैं किसी को तुम्हारे साथ बाहर निकलवा दूंगा। ये सुनकर मोहनलाल ने चाय का कप मेज पर रख दिया और सीधे श्रेया राणा की आंखों में देखने लगा, मानो चिंगारियां निकल रही हों, बेहद भयानक। तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पंख कठोर हो गए हैं। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो आज तुम्हारे पास है और मैं ये सब एक पल में गायब भी कर सकता हूं। ड्रैगन राजा वापस आने वाला है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं कोई दुर्घटना नहीं देखना चाहता। मैं जिस क्षेत्र का प्रबंधन करता हूं उसमें मैं किसी भी अस्थिर कारक को समाप्त कर दूंगा। ड्रैगन हॉल छोड़ते समय क्या आपने इसके बारे में सोचा है? श्रेया राणा निडर थी, उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया, बिना किसी डर के मोहनलाल को देखा और कहा, मैं जो कह रही हूं वही मेरा मतलब है। मोहनलाल जोर से हंसा, अच्छा, बहुत अच्छा। ड्रैगन राजा की कृपापात्र महिला से जैसी उम्मीद थी, उसका स्वभाव वाकई तीखा है। अगर ऐसा न होता तो जब आपने कुछ दिन पहले राजपूत परिवार के पत्थर जुआ सम्मेलन में ड्रैगन हॉल से अपने प्रस्थान की सार्वजनिक घोषणा की थी तो मैंने पहले ही आपके राणा परिवार का वध कर दिया होता, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा होता। श्रेया राणा ने व्यंग्य किया, मुझे बहुत पहले ही समझ आ गया था। जब आपके ड्रैगन हॉल ने पहली बार मुझसे संपर्क किया था तो आपने खुले तौर पर कहा था कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रास्ता तैयार करूं और पुणे प्रांत में आपके स्थान के लिए धन उपलब्ध कराऊं। वास्तव में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझ पर मोहित हो गई थी। जिस चीज से मैं सबसे अधिक नफरत करता हूं और घृणा करता हूं वह है दूसरों द्वारा मनमाने ढंग से व्यवस्था किया जाना। मैं उस समय राणा परिवार से इसलिए भाग गई थी क्योंकि मैं घर में तय किए गए विवाह से असंतुष्ट थी। अब आपका ड्रैगन हॉल मुझे फिर से मजबूर कर रहा है। मोहन रजिया ने मुझे राजपूत परिवार के पत्थर जुआ सम्मेलन में निर्देश दिया था और आज आप ड्रैगन राजा को ला रहे हैं। ड्रैगन राजा कौन है, युवा या बूढ़ा, वह कैसा दिखता है? मुझे कुछ नहीं पता। वह बस अपना मुंह खोलता है और कहता है कि मैं उसकी औरत हूं। हाँ, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? श्रेया राणा ने इसे और नहीं छिपाया और हंसने लगी, यहां तक कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। वह बहुत सुंदर थी, सचमुच अद्भुत, किसी दिव्य परी की तरह। इससे पहले जब वह विद्रोही नहीं थी तो वह एक देवदूत की तरह दिखती थी, जिसका नाजुक शरीर और चेहरा चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर था। बाद में वह अधिकाधिक पतित होती गई, उसका स्वभाव विलक्षण होता गया, लेकिन फिर भी वह अभी भी एक आकर्षक और राजसी रानी थी। चाहे उसका रूप कितना भी बदल जाए, भले ही वह भिखारी के कपड़े पहन ले, वह सबके बीच बहुत अलग और विशिष्ट दिखाई देगी। इसलिए बचपन से ही लोगों ने उसके लिए विवाह की व्यवस्था कर दी थी। चाहे उसके माता पिता हो या कुल के बुजुर्ग, सभी उस पर नियंत्रण रखते थे। जब वह पहली बार ड्रैगन हॉल में शामिल हुई तो मोहनलाल ने उसे असली कारण नहीं बताया। बाद में धीरे धीरे ड्रैगन हॉल के अन्य सदस्यों द्वारा इसका खुलासा किया गया। ड्रैगन हॉल के कुछ लोग जब पुणे प्रांत से गुजरते थे तो भावी ड्रैगन राजा की महिला पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए जानबूझकर वहां जाते थे। और जैसे जैसे ड्रैगन हॉल से अधिकाधिक बाहरी लोग सामने आते गए, इस मामले को और अधिक गुप्त नहीं रखा जा सका। श्रेया राणा महान जिया साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति था जिसने सबसे गहरे छिपे हुए डाक ड्रैगन गार्ड सदस्यों को देखा था। जब उसे यह एहसास हुआ तो वह पहले से ही गहरे उलझ चुकी थी और उससे मुक्त नहीं हो सकी। इसलिए वह केवल सहन कर सकी और उसका स्वभाव लगातार अनियंत्रित होता गया। उसने शुरू में सोचा था कि इस जीवन में वह पुरुषों से निराश हो चुकी है और अब कभी किसी पुरुष के प्यार में नहीं पड़ेगी, भले ही वह समलैंगिक बन जाए, वह कभी किसी पुरुष को नहीं छुएगी। जब तक उसकी मुलाकात रेयांश मेहता से नहीं हुई। ये वह आदमी था जिसने उसे एक अलग एहसास दिया, वह आदमी जिसने उसे पागलपन की ओर धकेला, जिसके लिए वह सब कुछ देने को तैयार थी। हॉल के अंदर मोहनलाल ने नाटक करना बंद कर दिया और सिर हिलाया, तो क्या हुआ?
एक बार जब ड्रैगन किंग तुम पर मोहित हो गया तो तुम बच नहीं सकते। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, श्रेया राणा ने जिद्दी चेहरे के साथ कहा। तो फिर मुझे तुम्हारे राणा परिवार पर कब्जा करना होगा, जिसमें तुम्हें कैद करना भी शामिल है। मोहनलाल ने कहा, ड्रैगन राजा के लौटने के बाद मैं तुम्हें एक भेंट के रूप में उनके पास ले जाऊंगा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, मुख्य हॉल का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के राणा परिवार के सदस्यों को अपने दिलों पर एक बड़ा पत्थर दबा हुआ महसूस हुआ। पिछले कुछ वर्षों में उनमें से कुछ ने न तो मोहनलाल के अधीन काम किया था और न ही परिवार के मुखिया के रूप में श्रेया राणा के अधीन काम किया था। बाद में मोहनलाल द्वारा ले जाए जाने और फिर वापस भेजे जाने के बाद वे लोग पागल हो गए। यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। समय के साथ मोहनलाल की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ गई और वह अधिक भयानक हो गई। कुछ लोगों द्वारा ड्रैगन हॉल की पृष्ठभूमि की जांच करने और थोड़ी सच्चाई जानने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। मोहनलाल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल उत्पीड़न करने के लिए किया, लेकिन श्रेया राणा अडिग था। और इस क्षण वरिष्ठ शिष्य भाई, जो कई अंगरक्षकों की तरह श्रेया राणा के पीछे खड़े थे, आगे बढ़े। धप धप धप, उसके कदम भारी और लयबद्ध थे, प्रत्येक कदम हर किसी के दिल पर पड़े पत्थर को कुचल रहा था। मोहनलाल, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं, बाहर निकल जाओ। मेरे आने से पहले बॉस ने कहा था कि हॉल के सामने की 2 मुख्य सीटों पर केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, वह और बॉस शेन।